तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। यह है हमारा लास्ट यूनिट 4, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और संरक्षण के बारे में। इंग्लिश में बोले तो कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब होता है सुरक्षा करना, संरक्षण, और बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है कि जैव विविधता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से या लास्ट प्रश्न से। पहले करते हैं हम लोग पहला प्रश्न, उसके बाद लास्ट प्रश्न, मतलब जो इजी है पहले हम लोग उसको करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जैव विविधता की परिभाषा दीजिए। जैव विविधता कहते किसको हैं और इसके कितने स्तर होते हैं ये बताइए। इंग्लिश में डिफाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और फिर हमारा डिस्क्राइब इट्स लेवल। तो देखिए, जैव विविधता, जैव मतलब क्या होता है? जीवन, जिसमें जीवन पाया जाता है उन सभी को जैव प्राणी कहते हैं। ठीक है, और विविधता मतलब अलग अलग प्रकार, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह को ही जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह को जैव विविधता कहते हैं। ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैव विविधता शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव में भिन्नता। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों में भिन्नता, जैसे मनुष्य, बंदर, पशु, मछली, कुत्ता, कबूतर, बकरी, भेड़, चींटी, सांप, तेंदुआ, ठीक है, पक्षी, जितना भी है सब अलग अलग प्रकार के जीवों की भिन्नता है हमारा, पेड़ पौधे सब। ठीक है, तो जितने प्रकार के जीव हैं उन सभी में भिन्नता पाई जाती है और इनके समूह को ही जैव विविधता कहा जाता है। यह शब्द बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी से मिलकर बना है। ठीक है, बायोलॉजिकल से बायो लिया गया और यहाँ से डाइवर्सिटी, कुल मिला के बन जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें जीवों की प्रजातियाँ, उनके आनुवंशिक अंतर और उनके द्वारा बनाए गए पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब आता है जैव विविधता के स्तर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जैव विविधता के कितने स्तर हैं सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो पहला है जीन स्तर विविधता। ठीक है, जीन स्तर मतलब आनुवंशिक स्तर, यानी कि जेनेटिक के आधार पे। जैसे आपके पिता लंबा है तो आप ज़्यादा संभावना है कि आप लंबे होंगे। आपके पिता या माता अगर दोनों में से किसी का घुंघरेला बाल है तो संभावना है कि आपके भी घुंघरेला बाल होंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना जेनेटिक। हाँ, चलिए, तो एक ही प्रजाति के जीवों के बीच आनुवंशिक अंतर दर्शाता है, जैसे चावल की विभिन्न किस्में। ठीक है, वहीं जैव विविधता क्या होता है कि ये हो गया जेनेटिक। लेकिन जेनेटिक्स में ये भी होता है कि आपने देखा होगा कि उसका माँ बाप लंबा है। ठीक है, मतलब माँ लंबा है, बाप छोटा है, चाहे माँ छोटी है बाप लंबा है, तो उसका एक बेटा भिन्न निकल जाता है। एक मंजुला कद का निकल गया, एक का हाइट कम हो गया। ठीक है, ऐसा होता है ना। माँ बाप काला है, बेटा गोर हो जाता है, चाहे बेटी गोर हो जाती है। ठीक है, तो ये भिन्नता भी दर्शाया जाता है। माँ बाप बहुत बुड़बक है और बेटा बहुत होशियार निकल गया। ठीक है, चाहे माँ बाप बहुत होशियार है और बेटा बुड़बक निकल गया, तो ऐसा भी कई बार हमें देखने को मिलता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जेनेटिक्स में समानता तो आती है, 90% समानता रहती है, लेकिन 10% भिन्नता भी होता है। ठीक है, तो ये जैव विविधता का पहला स्तर है, जेनेटिक विविधता। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा आराम से। दूसरा है प्रजाति स्तर की विविधता। ठीक है, प्रजाति स्तर की विविधता यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति की संख्या होती है। ठीक है, मान लीजिए जंगल में क्या मिलता है? शेर, लोमड़ी, खरगोश, बंदर, भालू, चीता, पाइथन मतलब क्या बोलते हैं उसको, अजगर, सांप। ठीक है, उसके अलावा चींटी रहती है बहुत सारे और भी रखती है, जंगली सूअर रहता है। तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जातियों की संख्या होती है और उनका वितरण होता है। उदाहरण के लिए भारत में लगभग 91,000 जानवरों की और 45,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब पौधा ही मान लीजिए, तो कोई पौधा है सागवान का, पलंग सागवान के, गाना सुने, टूट जाही राजा जी चलिए, वो सब गाना सुनने के बाद डांस करने का मन करने लगता है। तो सागवान का हो गया, नीम का हो गया, आम का जाम हो गया, जाम का हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया। ठीक है, तो अनेक प्रकार के पौधा होता है, गम्हार हो गया, शीशम हो गया। ठीक है,
तो विभिन्न प्रकार के भारत में 45,000 पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जानवर की संख्या कितनी है? 91,000 अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ये प्रजाति स्तर की भिन्नता है। पहला क्या था? आनुवांशिक स्तर। दूसरा है प्रजाति स्तर, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा आता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र स्तर की भिन्नता। इसमें क्या है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखिए, विभिन्न जैविक समुदाय होते हैं, जैसे कि वन हो गया, मरुस्थल हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, ठीक है, आदि आदि। तो इन सभी में अलग अलग प्रकार के एक किस्म के जीव पाए जाएंगे। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा और पश्चिमी घाट, इन सभी में विभिन्न प्रकार के तंत्र के आधार पे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। समझ गए? हाँ, अब चलिए हम लोग लास्ट में आ जाते हैं। हमारा जो अंतिम प्रश्न है यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अच्छा, ये समझ गए ना, जैव विविधता क्या है? कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसमें जो भिन्नता होती है इसे ही जैव विविधता कहा जाता है। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख करें। इंग्लिश में डिफाइन नेशनल पार्क एंड राइट फेमस नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से जीव जंतु और प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। नेशनल मतलब क्या होता है? राष्ट्र यानी कि देश। ठीक है, और उद्यान मतलब क्या होता है? पार्क। ठीक है, यानी कि ऐसा पार्क, देश के लिए ऐसा पार्क जहाँ पे किसी विशेष प्रकार के जीवों को रखा जाता है। ठीक है, और उसको सुरक्षा दिया जाता है। तो ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित मतलब सुरक्षित, ऐसा क्षेत्र, ऐसा सुरक्षित क्षेत्र जहाँ सरकार द्वारा विशेष रूप से जीव जंतुओं के लिए और प्राकृतिक आवास के लिए उनको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हमारे झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। इसके अलावा दलमा अभयारण्य नाम सुने हैं आप लोग? सुने होंगे दलमा अभयारण्य। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हमारा सरकार के द्वारा सुरक्षित किया हुआ जीव जंतुओं के लिए क्षेत्र है। जैसे दलमा में हाथी के लिए विशेष रूप से रखा गया है, ये जो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अगर आप जाइएगा इधर से, मैं जब जा रहा था और मतलब अपना घर बोकारो से जमशेदपुर, ठीक है, एनआईटी जा रहा था, एनआईटी जमशेदपुर, उस टाइम पे रोड में ही मिलता है। ठीक है, तो रोड में ही मिल जाता है हमारा। तो हम सोचे कि यार घूमेंगे, फिर एक बार सोचे अकेले हैं नहीं जाएंगे। तो दलमा नेशनल पार्क विशेष रूप से हाथियों के लिए संरक्षित है। बेतला नेशनल पार्क विशेष रूप से बाघ के लिए संरक्षित है। ठीक है, तो इस तरह से कोई विशेष जीव का सुरक्षित स्थान बनाया जाता है नेशनल पार्क में। अब राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं क्या होती हैं? नेशनल पार्क का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, विशेषता क्या होती है? तो देखिए, यहाँ शिकार नहीं कर सकते हैं, चराई नहीं कर सकते हैं, वनों की कटाई नहीं कर सकते हैं, ये पूर्णतः वर्जित होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई लकड़ी काटते देख लिया तो बाबू जे कुटवाई कुटेगा ना, और ऊपर से जेल भी ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख उपाय है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान घूमने का बहुत सुंदर नज़ारा है। कभी मौका मिले तो अपने दोस्तों के साथ नेशनल पार्क घुमा कीजिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि आफ्टर मैरिज एक बार जो है ना, एक बार 2 बार नेशनल पार्क ले जाना चाहिए पूरा फैमिली के साथ। ठीक है, जैसे कोई भी नेशनल पार्क हो, साल में एक बार नेशनल पार्क वगैरह घूमने जाओ यार, क्या करोगे पैसा का कमा के। ठीक है, तो लाइफ में घूमो, एंजॉय करो, दोस्त लोगों के साथ जाओ। ठीक है, पैसा कमाओ और पूरा दुनिया घूमो, तब आपको आएगी मज़ा लाइफ जीने में। ठीक है, अब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में बना था। कब? 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यह जो है असम में एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है।
ठीक है, मैंने इसको क्लास 9 में ही पढ़ा था। एक सींग वाला गेंडा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, बहुत फेमस है। ठीक है, तीसरा है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है गुजरात में और एशियाई शेरों के लिए काफ़ी फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है हमारा कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश में है, बारहसिंघा के लिए फेमस है। किसके लिए? बारहसिंघा के लिए। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पे है मध्य प्रदेश में, एमपी में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन है भाई, एमपी में ही सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश भी कहा जाता है और भारत का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, हार्ट, दिल, दिल्ली नहीं है, दिल मध्य प्रदेश है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे पश्चिमी बंगाल टाइगर पाया जाता है जिसको हम लोग नेशनल एनिमल जो बोलते हैं, राष्ट्रीय पशु हम लोग का बाघ है ना, वो बंगाल टाइगर, यही बंगाल टाइगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में है। आप अगर जाइएगा सुंदरवन नेशनल पार्क तो आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। ठीक है, और समुद्र के लगभग किनारे में ही पड़ता है। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क मैं नहीं गया हूँ लेकिन सोच रहा हूँ कि जाऊँगा। ठीक है, बट कोई तो साथी चाहिए, वो गाना सुना है? बड़ी उदास है जिंदगी ला 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 कोई तो साथी चाहिए। उसके बाद क्या है? एक तलाश है जिंदगी ना, तो तलाश मूवी का सॉन्ग है। तलाश देखें हैं? नहीं देखें हैं? देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो अगला है जैव विविधता संरक्षण की रणनीति का वर्णन कीजिए। जैव विविधता संरक्षण का स्ट्रेटजी क्या है? किस तरह से जैव विविधता को हम लोग सुरक्षित करते हैं, ये हमें जानना है। तो देखिए, जैव विविधता समझ गए हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की जो भिन्नता है, इसी को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता को सुरक्षित रखने हेतु दो प्रमुख उपाय अपनाया जाता है। रणनीति मतलब उपाय, इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटजी। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटजी। ठीक है, चाहे स्ट्रेटजी बोलिए चाहे उपाय बोलिए, बात तो बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला है इन सिटू कंजर्वेशन। ये क्या है इन सिटू कंजर्वेशन? चलिए जानते हैं। तो प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। मतलब जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई बाग मिल गया, अब इसको यहीं पे कोई सेफ जगह बना दिया जाए उसी के जगह पे, तो ये इन सिटू कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, तो प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक मतलब जंगल में, ठीक है, जहाँ पे रह रहा है उसी पे उसको सुरक्षा प्रदान करना इन सिटू कंजर्वेशन है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हमने नेशनल पार्क बना दिया, जहाँ देखें कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाघ वगैरह है, चाहे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथी है, तो चलो इसको हम लोग नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क में घोषित कर दिए तो अब सरकार का वहाँ पे रूल रेगुलेशन चलेगा कि यहाँ पे कोई किसी पशु को मारेगा नहीं, कोई जंगल काटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता है, यहाँ पे कोई पशुओं को चरा नहीं सकता है। ठीक है, बिना आदेश के कोई घुस नहीं सकता है। तो ये सब क्या हो जाता है नेशनल पार्क घोषित करने से। इसके अलावा थोड़ा सा छोटा एरिया है तो हम लोग उसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर देते हैं। जैसे दालमा वन्य जीव अभयारण्य, जैसे और मांझी वन्य जीव अभयारण्य, जैसे बोकारो में है नेहरू पार्क। ठीक है, ये सारे। और इससे भी छोटा है तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी घोषित कर सकते हैं उसको। मतलब कुल मिला के बात इतना है कि हमारा नेशनल पार्क हो और वन्य जीव अभयारण्य हो और जैव मंडल हो, ये सभी हमारा इन सिटू कंजर्वेशन में आता है। इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, यानी कि नेशनल पार्क हो गया उसके आपस के अंदर ही। अब आता है हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये क्या है एक्स सिटू कंजर्वेशन? देखिए, इसमें प्राकृतिक आवास से बाहर किसी दूसरे जगह जो हम लोग खुद बनाए हैं, मनुष्य बनाया है, उस आवास में जाकर के उसको रखा जाता है। ठीक है, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, जो प्राकृतिक आवास है उसी के अंदर उसको सुरक्षा देना। और एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या है? तो एक्स सिटू में हम लोग जो उसका प्राकृतिक आवास है उससे बाहर ले जाके उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए चिड़ियाघर। चिड़ियाघर हमने बनाया, मनुष्य ने खुद बनाया है चिड़ियाघर। ठीक है, चिड़ियाघर बनाए और वहाँ पे जाकर के कैद कर दिए बाघ को, तो वो क्या हो गया? हम तो उसको सुरक्षा तो दे रहे हैं लेकिन कैसा सुरक्षा? उसकी सुरक्षा में भी हमारा बंदिश है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि चलो हम आपको तो ले जाएंगे अपना घर, पूरा खिलाएंगे पिलाएंगे, घर में ही रखेंगे। ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे बस। तो ये क्या हो गया?
कुल मिला के चिड़ियाघर हो गया, तो ये हमारा हो गया एक्स2 कंजर्वेशन। वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान मतलब बोटेनिकल गार्डन। उसमें क्या होता है कि कहीं से हम लोग पेड़ पौधा लाते हैं और उसको वहाँ पे अपना गार्डन में लगा देते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों के लिए सही है, चिड़ियाघर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर में कैद रखा जाता है जीव को, ठीक है। ये वर्चुअल मतलब ये चलित जीव है, इसको चलना चाहिए, लेकिन हम लोग कैद कर देते हैं। जबकि वनस्पति अभयारण्य क्या होता है कि पेड़ पौधे अचल जीव हैं, वो चल नहीं सकते, तो उसको कहीं पर भी लगाइए, उससे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। और ये चिड़ियाघर उसी तरह से हो गया कि भाई आपको हम जेल में कैद कर दे रहे हैं, खाना पीना सब मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, बस तुम खाओ पियो यहीं पर रहो, दुनिया मत घूमो। कैसा आपको पसंद लगेगा? हैं? नहीं लगेगा। जब नहीं लगता है आपको पसंद, तो आप क्यों कैद करके रखे हैं झूठ मूठ का, ठीक है। छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए भाई, चिड़ियाघर नहीं होना चाहिए। चिड़ियाघर इसका मतलब है कि आप उसको सुरक्षा नहीं, मतलब एक तरह से यार उससे अच्छा नेशनल पार्क बनाओ ना, नेशनल पार्क में रखो, चिड़ियाघर सही नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं जू, ठीक है। आई थिंक जू इज़ द केज ऑफ क्या बोलते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। यानी कि उनके लिए एक लॉकअप है, जेल है। सच बता रहा हूँ, आप अगर मान के चलिए आप बंदर होते हैं, अरे यार नहीं है, फिर भी मान के चलो आप बंदर होते हैं और आपको बंद कर देता पिंजड़े में, सब खाना पीना एकदम एक नंबर मिलता है, लेकिन आप वही चार दीवारी के अंदर घुट के मर जाते हैं, ठीक है। तो सही नहीं है, ये सब लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बीज बैंक, बीज बैंक क्या है? तो हम लोग विभिन्न प्रकार के बीजों को किसी एक जगह पे रखते हैं। जीन बैंक, विभिन्न प्रकार के जीन को हम लोग एक जगह पे रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, विस्तार से समझाइए। तो अब आराम से आप समझा सकते हैं कि एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है और इन सिटू कंजर्वेशन क्या है। दरअसल मुझे भी जानना था, मैंने बहुत दिन से इसको पढ़ रहा था और डिटेल में नहीं पढ़ा था। आप लोग को जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं खुद भी सीखता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू, ठीक है। आपके जैसा मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और एक सही व्यक्ति ना कभी अपने आप को मास्टर नहीं बोलेगा, वो हमेशा बोलेगा कि मैं विद्यार्थी हूँ यार, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर। अगला, जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं, विस्तार से समझाइए। देखिए विभिन्न प्रकार के जीव हैं पृथ्वी पे, उसका क्या क्या खतरा है। जैसे मनुष्य के लिए क्या क्या खतरा है, तो मनुष्य के लिए भाई बहुत सारा खतरा है, ठीक है। उसी तरह से विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए खतरा होता है। वातावरण से बचना है, रोड से पार हो रहे हैं तो उससे बचना है, बीमारी से बचना है, ठीक है। लोगों से लड़ाई झगड़ा से बचना है, केमिकल से बचना है, तो बहुत सारा से हमें बचना है। उसी तरह से विभिन्न प्रकार के जीवों को विभिन्न प्रकार के खतरे होते हैं, उन सभी खतरों से बचना ही जैव विविधता के खतरों का सीखना है। देखिए हम लोग एक्चुअल में पढ़ते नहीं हैं, हम लोग देखते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, वही पढ़ाई है। और क्या, दुनिया किस तरह से चल रहा है वही सीख रहे हैं, वही पढ़ाई है। पढ़ाई को पढ़ाई नहीं बल्कि शिक्षा की तरह लीजिए, ठीक है। तो पहला है आवास विनाश, यानी कि वनों की कटाई कर दे रहे हैं, शहर बना रहे हैं, फैक्ट्री बसा रहे हैं, खेत बना रहे हैं। तो अगर हम उनके घर को, ठीक है, हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे जैव विविधता को खतरा है। यानी कि वनों की कटाई, ठीक है, इनका एक खतरा है। पहला खतरा क्या है, उनके प्राकृतिक आवास को तोड़ना, वनों की कटाई करना, ये पहला खतरा है जैव विविधता का। जैव विविधता का दूसरा खतरा है अति दोहन, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग जो है शिकार करते हैं, या फिर वनों की लकड़ी को तोड़ते हैं, कटिंग कर देते हैं, या मत्स्य का शिकार करते हैं, या फिर जंगल का आग भी लगा देते हैं। महुआ बिछने के लिए आदमी आग लगा देता है, ठीक है, या खेती करने के लिए जंगल को काट देता है और आग लगा देता है, ठीक है। तो अति दोहन मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं आप, और जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी का उपयोग कीजिएगा ना तो हद बोलते हैं कि हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, वो गाना सुना है ना। तो जब हद कर दीजिएगा ना तो फिर भाई उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो हद नहीं करना है, यानी कि अति दोहन नहीं करना है। पहला क्या था, वनों की कटाई नहीं करना है। दूसरा अति दोहन नहीं करना है। तीसरा है प्रदूषण नहीं करना है, इससे भी खतरा है, प्रदूषण पोल्यूशन, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इन सभी से भी क्या है, तो प्रजातियों को खतरा है, विभिन्न प्रकार के प्रजाति। इसमें हम भी आ जाते हैं, हम भी एक जानवर है यार, मनुष्य एक जानवर है, और बोला जाता है कि बिन विद्या मनुष्य पशु समान। अगला है जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, पूरा बारिश हो रहा है 1 महीना तक, तो ये सब क्या है, सभी जीवों के लिए खतरा है, बिल्कुल।
तो एक तरह से जलवायु परिवर्तन भी हमारे लिए खतरा है। चौथा खतरा क्या है? जलवायु परिवर्तन। पांचवा खतरा आक्रामक विदेशी प्रजातियां। ठीक है, इन्वेसिव इन्वेसिव स्पेसीज, यानी कि जैसे कुछ जो जीव होते हैं जो अन्य जीवों के लिए मतलब डेंजर होता है, जैसे कि जलकुंभी, यह जल में रहने वाले अन्य जीवों के लिए खतरा बन जाती है। ठीक है, लेटाना आदि, ये कुछ जीव होते हैं जो कि अन्य जीवों के लिए खतरा है। जैसे अभी के ज़माने अगर डायनासोर आ गया तो सबको ख़त्म कर देगा रे बेटा नहीं। अगला है छठा प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, इन सभी के से हमें भी खतरा है और अन्य जीवों को भी खतरा है। ठीक है, तो टोटल 6 को मैंने बता दिया, फिर आप इसके ऊपर डिटेल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं, तो पहला लिखिएगा यहाँ पे कि वनों का अत्यधिक कटाई करना, वनों के सामान का अत्यधिक उपयोग करना, प्रदूषण फैलाना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन करना, आक्रामक कुछ प्रजातियां होती हैं जैसे कि ये बता दिए, जलकुंभी हो गया, डायनासोर हो गया। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, इन सभी से भी मनुष्य को खतरा होता है। ठीक है, चलिए इसको आपको बताना है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है और इसमें क्या पूछा गया है कि IUCN, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि IUCN क्या है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि IUCN रेड सूची क्या है, रेड लिस्ट क्या है, इनके मानदंड श्रेणियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द IUCN रेड लिस्ट, डिस्क्राइब इट्स पैरामीटर्स। ठीक है, तो IUCN क्या है इसको आपको बताना है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं। देखिए IUCN, इसका फुल फॉर्म होता है I से इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन, C से होता है कंजर्वेशन और N से होता है नेचुरल या नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, यानी कि प्राकृतिक सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, प्राकृतिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संघ इसको हिंदी में बोलते हैं IUCN। इसमें बहुत सारे देश इसके पार्टिसिपेट हैं। यह एक कमेटी का नाम है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्तर की यह एक संस्था है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे देश इसके भाग बने, सदस्य बने हैं, और ये सारे देश विश्व के विभिन्न जीवों की रक्षा के लिए पैसा डोनेट करते हैं। ठीक है, पैसा डोनेट करते हैं। तो IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर का एक सदस्य है, भारत भी, और इसमें एक रेड लिस्ट जारी किया गया है। इसके द्वारा क्या निकाला गया है? रेड बुक, रेड डाटा बुक, आप पढ़े होंगे क्लास 8 में। रेड लिस्ट जारी किया गया है, यह वैश्विक डाटाबेस है जिसमें दुनिया की प्रजातियों की स्थिति दर्ज की गई है। अब किस किस प्रजाति को दर्ज किया गया है? क्या आपके घर की बकरी को भी दर्ज किया गया है रेड लिस्ट में? नहीं रे भाई, ऐसा नहीं है। तो इसकी कुछ मानदंड है, ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं कि अगर ये कुछ इन विशेषताओं में आती हैं तो आपके घर की बकरी हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे कुछ भी हो, वो भी शामिल है रेड लिस्ट में। शामिल होने के लिए पहली है, 1 मिनट, तो इसमें आता है पहला कि वह जो है पूरी तरह से विलुप्त हो चुका हो। ठीक है, पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, यानी कि एक्सटिंक्ट। ठीक है, अगर एक्सटिंक्ट हो गया है तो वो रेड लिस्ट में आएगा, जैसे डायनासोर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, या फिर यहाँ पे CR में, CR मतलब वो भूखने वाला CR नहीं, जिसको हम लोग CR बोलते हैं ना कि CR भूख रहा है, नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि अत्यंत संकटग्रस्त है, यानी कि अब जो है उसका प्रजाति बहुत कम बचा है, एकदम लो प्रजाति है, लगता है कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड को भी रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इसके अलावा संकटाग्रस्त, यानी कि जो संकट की स्थिति में है, अच्छा अत्यंत संकटाग्रस्त में है, जैसे कि लाल सिर वाली बतख, आप लोग देखे नहीं देखे होंगे लाल सिर वाली बतख, मैंने भी नहीं देखा है, फोटो में देखा है बस। ठीक है, संकटाग्रस्त में इसमें क्या आता है? एंडेंजर्ड, कुछ प्रजाति ऐसे हैं जो कि खतरे की श्रेणी में है। इसके अलावा कुछ आता है हमारा वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब संवेदनशील, यानी कि उसकी भी स्थिति कम है, जैसे कि अभी जो है अगर बात करें तो किसकी स्थिति कम है, जैसे हमारा ये हो गया ना आपका गिद्ध हो गया, गरुड़ हो गया, इनकी स्थिति बहुत कम है। गरुड़ देखें बहुत बड़ा बड़ा होता है, अभी तो खेत में आता होगा। ठीक है, एक गरुड़ देखिएगा ना तो बाप रे, देख के अकेले डर जाइएगा, इतना बड़ा बड़ा गरुड़। जैसे हम लोग क्या बताएं, मतलब एक गरुड़ इतना बड़ा है, मनुष्य का अगर एक आदमी है तो आदमी उतना बड़ा बड़ा गरुड़ होता है। ठीक है, तो आजकल तो बहुत कम देखने लगा यार गरुड़ सब, नहीं तो पहले बहुत बड़ा बड़ा गरुड़ होता था यार।
ठीक है, सांप पकड़ने आता था, मछली पकड़ने आता था, गरुड़ को सांप पकड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा निकट संकटाग्रस्त, यानी कि नियर थ्रेटेंड। दूसरा है छठा नंबर पे है कम चिंता की श्रेणी, यानी कि उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का चिंता कर सकते हैं। पर्याप्त जानकारी नहीं है, कुछ ऐसे जीव हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, डेटा डेफिशिएंट है, तो इन सभी को आप जो है रेड डाटा बुक में रख सकते हैं। इसके अलावा जो है IUCN का मापदंड क्या है कि जनसंख्या में गिरावट की दर, वो जो जीव है उसकी जनसंख्या में गिरावट हो रही है, तो भी आप इसमें रखेंगे। क्षेत्रफल की सीमा क्या है, ठीक है, आबादी का आकार क्या है, स्थान की संख्या क्या है, विलुप्त की संख्या संभावना क्या है, तो इन सभी को ध्यान में रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, IUCN की रेड डाटा बुक। अब आगे देख लेते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें पूछा गया है भारत की स्थानिक और विलुप्त प्राय प्रजातियों कौन कौन सी है बताइए। तो अब हम लोग जानेंगे कि भारत में कौन कौन सा प्रजाति खतरे की स्थिति में है, यानी कि अब उसको बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें बचाने की ज़रूरत है क्या, हमारे पिछले गेम्स को, मोबाइल के गेम्स ने हमें, हमारा जो गेम खेलते थे, गुट्टी खेलते थे, लट्टू खेलते थे, ठीक है, और क्या क्या खेलते थे, गुट्टी मतलब गुल्ली खेलते थे ना, कंचा, लट्टू खेलते थे, उसके अलावा हम लोग टायर उड़ाते थे। ठीक है, और क्या क्या खेलते थे, बालू खेलते थे। ठीक है, गाड़ी बनाते थे लकड़ी का, तो वो सब आजकल नहीं होता है, आजकल वीडियो गेम्स ने ले लिया है सहारा ना, तो इन सब के लिए भी विलुप्त होना चाहिए यार कुछ। चलिए भारत की स्थानिक और लुप्त प्राय के बारे में जानते हैं। तो स्थानिक प्रजातियाँ किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, वे प्रजाति जो केवल किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, वे प्रजाति जो केवल किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं नीलगिरी तहर। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है, मतलब गुजरात वाला इलाके में पाई जाती है। अगला हमारा अंडमान वुड पिजन। सॉरी यार, खाना खा के आया हूँ ना और आप लोग के क्लास पे लग गया, रेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी आप लोग के क्लास के चलते। तो अंडमान वुड पिजन, इसमें जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियाँ क्या हैं कि लुप्त प्राय प्रजातियाँ एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें वे प्रजातियाँ हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि उनका ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में ये शायद नहीं रहेंगी, जैसे बंगाल टाइगर। ठीक है, ये लुप्त होने के कगार पे है। गंगा नदी का डॉल्फिन हो गया, हाँ मैं भूल गया था, और गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय मछली कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय मछली क्या है, गंगा नदी का डॉल्फिन। एशियाई हाथी, कश्मीरी लाल हिरण, ये सब जो है लुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, तो मैंने छोटा छोटा नोट लिखा, बाकी आप उसके ऊपर और ज़्यादा लिखिएगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारा है जैव विविधता। ठीक है, हॉटस्पॉट क्या है, भारत में प्रमुख हॉटस्पॉट का उदाहरण दीजिए। अब बोलिएगा हॉटस्पॉट, अरे हम लोग मोबाइल में जो हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं ना, वही हॉटस्पॉट? नहीं, वो हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वो हॉटस्पॉट नहीं है। चलिए जानते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सॉरी, तो वे क्षेत्र होते हैं जहां अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, परंतु ये क्षेत्र अत्यधिक खतरों की सामना भी कर रहे हैं। ठीक है, इस अवधारणा को नॉर्मन मॉयर्स ने प्रस्तुत किया था, यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वैसा क्षेत्र जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और वो खतरे की स्थिति में है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और वह खतरे की स्थिति में है, उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट मतलब खतरा। ठीक है, जैव विविधता का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वे पाए जाते हैं और परंतु वे अत्यधिक खतरों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, इसे ही जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, अब हॉटस्पॉट बनाने की कुछ शर्त है कि किसको हम हॉटस्पॉट क्षेत्र मानेंगे। तो क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हों। अगर पौधा का हम हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करेंगे तो कम से कम 1500 प्रकार की पौधा अगर पाया जाता है अलग अलग प्रकार के, तो हम लोग उसको हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। दूसरा, मूल प्राकृतिक वनस्पति
का कम से कम 70% भाग नष्ट हो गया हो। जैसे 1500 प्रकार की तो प्रजाति है, लेकिन पहले मान के चलिए कि पहले मिल रहा था हमारा 9000 प्रकार के आसपास था, और अभी जो है हमारा 70% यानी कि 15 मान के चलिए ना कि अभी कितना मिल रहा है, तो हमारा 6000 ख़त्म हो गया, लगभग 3000 बचा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है प्राकृतिक रूप से यह नष्ट हो चुका है, और अब हम इसको हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कि दो गो हमारा क्राइटेरिया है, दो गो एलिजिबिलिटी है। पहला कि कम से कम 1500 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के 1500 पौधे पाए जाते हैं, और उसका 70% जो है नष्ट हो चुका है वर्तमान समय तक। ठीक है, भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन सा हॉटस्पॉट है देखिए, पहला है हमारा हिमालय हॉटस्पॉट, यहाँ पे 1500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 70% नष्ट हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, हिमालय हॉटस्पॉट। दूसरा है वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स मतलब पश्चिमी घाट, इसमें महाराष्ट्र का एरिया, केरल का एरिया और तमिलनाडु के एरिया को घोषित किया गया है हॉटस्पॉट। इसके अलावा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है, जो कि पूर्वी मतलब म्यांमार और भारत का एरिया को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पर भी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इसके अलावा हमारा क्या है, तो सुंदालैंड हॉटस्पॉट, इसका नाम मैंने पहली बार सुना, यह आपका अंडमान निकोबार में है, सुंदालैंड हॉटस्पॉट। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा पेपर देख लिया कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सभी पेपर हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारा यह अंतिम वीडियो है, इसके बाद अपना अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अब हमारा आपसे एक प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है। ठीक है, ये बताइएगा। देखते हैं किसको किसको नॉलेज है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है, और ईमानदारी से 10 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है।